अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कज़न्स को, अपने ब्रदर्स को ये चैनल को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने स्टील की मैन्युफैक्चरिंग को देखना है। पहले हम स्टील की टाइप्स को देखेंगे, स्टील को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है जी, और फिर उसकी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे। जो हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था वो था कि हम जो कास्ट आयरन से रॉट आयरन जो था वो प्योरेस्ट फॉर्म था, ठीक है जी, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बहुत कम मिकदार में पाई जाती थी। फिर उसके बाद आता था स्टील जिसके अंदर मीडियम के अंदर क्या होती थी इम्प्योरिटीज़, और फिर लास्ट में आता था हमारे पास कास्ट आयरन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती थी, ठीक है जी। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टील के बारे में देखना है। तो स्टील की अगर हम कंपोजिशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 0.25 से लेके 2.5% जो है कार्बन की मौजूद हो सकती है। और दूसरी कोई और इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, उसके अंदर सल्फ़र हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, मैंगनीज़ हो सकता है, और ये सारी जो है ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं होगी, ट्रेसेस के अंदर मौजूद होगी, मतलब थोड़ी बहुत मिकदार के अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी इसकी कंपोजिशन। अब हमने इसका देखने हैं क्लासिफिकेशन को। तो अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसको तीन क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन टाइप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिल्ड स्टील, देन उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील और फिर हाई कार्बन स्टील। अब इनको जो क्लासिफाई किया है इनको भी हमने कार्बन की बेस पर ही क्लासिफाई किया है, ठीक है जी, मतलब कार्बन कितनी ज़्यादा मौजूद है इसके अंदर। अब मिल्ड के अंदर बहुत कम होती है ये जो क्या कहेंगे कार्बन की परसेंटेज है, ठीक है जी, और जो मीडियम कार्बन है उसके अंदर क्या होती है मतलब मिल्ड से थोड़ी सी कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हाई कार्बन के अंदर क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मिल्ड स्टील है उसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है उसकी वजह से क्या होता है, मतलब कम होती है, जिसकी वजह से फेयरली सॉफ्ट होगा ये मटेरियल। जो स्टील है ये क्या होगा, फेयरली सॉफ्ट, मतलब कार्बन जितना ज़्यादा मौजूद होगा तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतना ही वो क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो स्टील जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम होगी वो क्या होगा, सॉफ्ट, और अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होती जाएगी परसेंटेज कार्बन की तो वो हार्ड होता जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो मिल्ड स्टील है उसके अंदर सबसे कम होती है परसेंटेज, तो ये फेयरली सॉफ्ट होता है, और ये मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, ठीक है जी। मतलब मेलिएबल का मतलब उसको हम क्या बना सकते हैं, कूट के शीट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि हम क्या बनाते हैं, लोहे की शीट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है जी। और स्टील की भी हम क्या बना सकते हैं, इस स्टील की क्या बना सकते हैं, शीट्स वगैरह बना सकते हैं, या उसको कूट कर तारे वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, कैन बी फोर्ज्ड बाय हैमर्स, मतलब इनको हैमर्स मतलब हथौड़ों के साथ कूटा जा सकता है, मतलब डिफरेंट शेप्स के अंदर ढाला जा सकता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नट्स, बोल्ट्स, बार्स, ट्यूब्स और बॉयलर प्लेट्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी होगी, मिल्ड स्टील की बनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील। अब मीडियम कार्बन स्टील के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज कार्बन की है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा हार्डर होगा किससे, मिल्ड स्टील से, ठीक है जी। उसके बाद अब ये भी क्या है, मेलिएबल है और डक्टाइल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना मिल्ड स्टील है। अब इसको भी क्या कर सकते हैं, फॉर्ज कर सकते हैं हैमर्स के ज़रिए। मतलब फॉर्ज का मतलब होता है कि शेप के अंदर चेंजिंग करना हैमर्स के ज़रिए। अब ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, रेल्स के अंदर, एक्सल्स के अंदर, और कास्टिंग वगैरह जो होती है, जैसे कि मतलब सांचे वगैरह होते हैं। अब जो ईंट बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ईंट वालों के पास क्या होता है, सांचा होता है, वो कास्टिंग ही होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर क्या होगा, मीडियम कार्बन स्टील इस्तेमाल होगा। हाई कार्बन स्टील क्या है, हार्डेस्ट ऑफ ऑल होगा। हार्डेस्ट क्यों होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन की रेशो मैंने पहले बता दिया है कि कार्बन की रेशो जिसके अंदर ज़्यादा होगी उसके अंदर क्या होगा कि वो हार्ड ज़्यादा होगा। अब
अगर लेस देन क्या होगा 1% अगर कार्बन होगा तो इसको फोर्ज कर सकते हैं, और अगर 1.0 से ज़्यादा हो गया है कार्बन परसेंटेज के अंदर तो उसको हम फोर्ज भी नहीं कर सकते, वो इतना हार्ड हो जाएगा तो उसको हम हैमर्स के ज़रिए फोर्ज करके किसी और शेप के अंदर चेंज नहीं कर सकते, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा वो। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, टैप्स वगैरह, कटिंग टूल्स वगैरह जो होते हैं, या हार्ड मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं इसके अंदर आएंगे और इन चीज़ों से बनाते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो मिल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है मतलब इसी का पार्ट है सेकंड जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ठीक है जी, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील जो है वो दो तरीके से हम बना सकते हैं, ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसिमर प्रोसेस। अब ओपन हर्थ प्रोसेस जो है, ओपन मतलब ओपन माइंडेड जिस तरह होता है उसके अंदर हर थॉट्स आ जाते हैं, उसी तरीके से अब ओपन हर्थ प्रोसेस जो है उसको हम किस चीज़ से बना सकते हैं, उसको हम कास्ट आयरन से बना सकते हैं, उसको हम रॉट आयरन से भी बना सकते हैं, उसको हम स्टील की जो स्क्रैप्स होंगी उन चीज़ों से भी हम अब बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिमर प्रोसेस है सिर्फ हम किस चीज़ से बनाएंगे, कास्ट आयरन से। क्लियर हो जाएगी बात। तो और भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं जिनमें हम सिर्फ रॉट आयरन को भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस है। तो हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ दो ही प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, ओपन हर्थ प्रोसेस और बेसिमर प्रोसेस। ओपन हर्थ प्रोसेस के अंदर हम सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील के इवन क्रैप्स वगैरह जो है, टुकड़े वगैरह हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और बेसिमर प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कास्ट आयरन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो हमने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अभी आज जो कर रहे हैं वो ओपन हर्थ प्रोसेस देखना है। ठीक है जी। तो ओपन हर्थ प्रोसेस जो है इसके लिए जो फर्नेस इस्तेमाल होती है उसको हम ओपन हर्थ फर्नेस कहते हैं। और इसके अंदर भी जो रूफ होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्टेड होती है। जिस तरह हमने रॉट आयरन वाली हमने देखी थी पडलिंग फर्नेस या रेवर्बरेटरी फर्नेस पड़ी थी। ठीक है जी। तो इसके अंदर भी क्या है कि रूफ जो है वो डिफ्लेक्टेड है। अब रूफ डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है कि ये जो एयर आ रही है, ये हॉट गैसेस आ रही है, ये सीधा क्या करेंगी, किस पे इनकाउंटर होगी, मटेरियल जो हमने रख रखा है यहाँ पर उससे क्या होगी, टकराएंगी। क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी। उसके बाद जो है हमने लास्ट में एक पाथ बना रखा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हॉट गैसेस जो बनेगी यहाँ पर उनसे हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखा रखी है, स्लैग। तो स्लैग भी जो बनेगा वो भी जो है ऊपर लेयर बन जाएगी जिसको हम अलहदा कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये होता है ऑलमोस्ट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद है, अब इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, सल्फ़र हो सकती है, सिलिकॉन हो सकती है, फास्फोरस हो सकती है, मैंगनीज़ हो सकती है, कार्बन हो सकती है। ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ है, ये जो है इम्प्योरिटीज़ अब किस टेम्परेचर पर अलग होंगी, वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या होंगी कि बर्नट हो जाएगी ये सारी इम्प्योरिटीज़ और अलहदा हो जाएगी। वो किसी सूरत में भी हो सकती है, वो अलहदा गैसेस की सूरत में बाहर निकल सकती है या वो स्लैग भी बना सकती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो अब हम ये जो ओपन हर्थ प्रोसेस है इसको एक्चुअल में पढ़ते हैं कि ये किस तरह होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है दो किस्म की लाइनिंग हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जो लाइनिंग हमने इस्तेमाल करनी है, हम लाइनिंग दो तरीके की इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एसिडिक लाइनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिक लाइनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि एसिडिक लाइनिंग कब इस्तेमाल करनी है और बेसिक लाइनिंग कब इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास जो एसिडिक लाइनिंग है और बेसिक लाइनिंग है, दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब एसिडिक लाइनिंग जो है वो होगी कौन सी, एसिडिक लाइनिंग। अब एसिडिक लाइनिंग जो है वो होती है SiO2 की। ठीक है जी। और दूसरी जो होती है वो होती है बेसिक लाइनिंग। बेसिक लाइनिंग। अब बेसिक लाइनिंग जो है वो हमारे पास किस चीज़ की हो सकती है, वो CaO की भी हो सकती है, वो MnO की भी हो सकती है। तो ये जो है हमारे पास जो है बेसिक लाइनिंग होगी। अब एसिडिक लाइनिंग जो है कब इस्तेमाल करनी है, जब हमारे पास इम्प्योरिटी जो है मौजूद होगी Si या Mn।
ठीक है जी, सिलिकॉन मौजूद होगा या मैंगनीज जब इम्प्योरिटी होगी तो हम एसिडिक लाइनिंग लगा देंगे। और बेसिक लाइनिंग कब लगानी है, जब हमारे पास इसके अलावा कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, जैसे कि सल्फ़र है या फास्फोरस है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह की जब इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी तो हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है, बेसिक लाइनिंग इस्तेमाल करनी है। तो अब हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम अलहदा करने के सोर्सेज देखते हैं, वो कैसे कैसे अलहदा होंगे, उनके तरीके कौन से होंगे, मेथड्स कौन से होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं, सिलिकॉन को। तो पहले हम कार्बन को ही देख लेते हैं जो कि मेन इम्प्योरिटी होती है। अब कार्बन जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ मिलेगी। ठीक है जी। और वो क्या बना देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैंगनीज जो है वो भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, मैंगनीज ऑक्साइड बना देगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्या होगा कि ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो क्या बना देगी, उनकी गैसेस बना देगी। अब जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अब ये जो है ये तो बाहर वैसे का वैसे निकल सकता है और ये भी निकल जाएगा, लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये वैसे नहीं निकलेगा। अब ये क्या करेगा, या तो इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा या इससे रिएक्ट कर लेगा, या एक और चीज़ है जो हमने बेसिक लाइनिंग के अंदर पढ़ी है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, लाइम, उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है और स्लेग बनाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करें हैं, CO प्लस SiO2। ठीक है जी। तो ये क्या बना देगा, CSiO2। ठीक है जी। अब अगर हम मैंगनीज की बात करते हैं तो MnO प्लस SiO2 और ये क्या बना देगा, MnSiO3, यहाँ पर भी 3 बनेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की, किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर भी सेम ही केस होगा। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास सिलिकॉन के स्लैग बन गया है। अब ये जो स्लैग होता है ये क्या करेगा, ऊपर तैरेगा। हाँ, और हम इसको क्या कर सकते हैं, ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। अब हम देखते हैं सल्फ़र की बात करते हैं। हमारे पास कार्बन की होगी ये इम्प्योरिटी अलग, मैंगनीज़ की भी होगी है और सिलिकॉन की भी इम्प्योरिटी अलग कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, सल्फ़र की। तो अगर हम सल्फ़र की बात करें तो पीछे वाला जैसे रिएक्शन किया था हम वैसे ही करेंगे कि S प्लस O और ये क्या बन जाएगा, SO2। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितने हम सल्फ़र ले लेते हैं, 3। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना सकते हैं। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है बाज़-औक़ात जो है वो आज़ादाना वैसे भी निकल सकता है हॉट गैसेस की सूरत में, और बाज़-औक़ात क्या करता है ये स्लैग भी बना सकता है। ठीक है जी। तो स्लैग किस सूरत में बनाएगा, जब ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये स्लैग बना देगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह स्लैग बना सकता है। अब लास्ट वाली जो इम्प्योरिटी रह गई है वो फास्फोरस की रह गई है। अब फास्फोरस की इम्प्योरिटी क्या करेगी, फास्फोरस जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है जी। अब फास्फोरस जो है वो रिएक्ट करके किस चीज़ से, FeO के साथ। ठीक है जी। अब फास्फोरस जो है रिएक्ट करके क्या बना देगा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देगा। ठीक है जी। अब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो बनेगा वो क्या करेगा, वो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, 3CaO वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और Ca3PO4 का थ्राइस बन जाएगा। ठीक है जी। और ये क्या होगा, फर्टिलाइज़र। तो हमारे पास जो है फास्फोरस जो है फर्टिलाइज़र बन जाएगा और उसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब ये जो है ना हमारे पास ये Fe2O3 है, और अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे पास Fe वैसे का वैसे निकलेगा। तो हम
वैसे आप इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ को अलहदा कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है, फिर मैंगनीज ऑक्साइड बनाया है, और फिर सिलिकॉन का जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना है। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो ये जो कार्बन है मैंगनीज का जो ऑक्साइड है उन दोनों के साथ बना के स्लेग बना सकता है, या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ भी क्या कर सकता है, स्लेग बना सकता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने सल्फर का देखा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और सल्फर डाइऑक्साइड भी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या बना सकता है, स्लेग बना सकता है। ठीक है जी। फिर हमने फास्फोरस का हीमेटाइट के साथ रिएक्शन करवाया है, तो क्या बन गया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फिर दोबारा किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देगा, फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी। और ये जो स्लैग्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेयर के तौर पर ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी। और साथ में जो है बाकी जो गैसेस हैं वो आसानी से वैसे ही रिमूव हो सकती है। तो सारी चीज़ें जब रिमूव हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, कास्ट आयरन से स्टील को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जो आगे जो पॉइंट्स कुछ रह गए हैं मैं आपको वैसे ही नीचे मैं आपके लाइन लगा दूंगा। ठीक है जी। तो नीचे मैं ये जो पैराग्राफ है लगा दूंगा ताकि आप साथ साथ पढ़ते जाएं। तो सैम्पल्स आर टेकन एट इंटरवल्स एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील इज़ डिटरमाइंड रेगुलर। ठीक है जी। अब हम करेंगे क्या कि ये जो जैसे जैसे जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, तो हम क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल पर सैंपल को हम बाहर निकालते रहेंगे और हम देखते रहेंगे कि उसके अंदर कार्बन की जो रेशो है वो कितनी रह गई है। ठीक है जी। तो उसको हम नापते रहेंगे। तो जब ये जो है रिड्यूस हो जाएगी, कितनी, 0.1 तक रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। द कैलकुलेटेड मास ऑफ फेरोमैग्नीज इज़ एडिड। ठीक है जी। फेरोमैग्नीज जो है, फेरोमैग्नीज क्या होता है, आयरन। ठीक है जी। मैंगनीज और साथ में क्या होगा, कार्बन होगा, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंगनीज डाइसल्फराइज, अब फेरोमैग्नीज जो है वो क्या करेगा, डिसल्फराइज द स्टील। अब उसके अंदर से क्या करेगा, सल्फर वाले जो कंपाउंड होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। किसकी वजह से, मैंगनीज की वजह से। फेरोमैग्नीज जो है वो क्या करेगा, रेजिस द कार्बन कंटेंट टू द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब फेरोमैग्नीज का जो रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता बता रहा है। एक तो क्या है, मैंगनीज जो है वो क्या करेगा, डिसल्फराइज कर देगा, और साथ में जो दूसरा पॉइंट है वो क्या करेगा, कार्बन का जो कंटेंट है वो क्या कर देगा, हाई कर देगा। ठीक है जी। अब कार्बन का कंटेंट हाई कर देगा। उसके बाद आफ्टर गिविंग टाइम फॉर मिक्सिंग अ लिटल मोर फेरोमैग्नीज उसको ऐड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द चार्ज इज़ अलाउड टू रन इनटू मोड्स वेयर इट इज़ सोलिफाइड इनटू इग्नोट्स। ठीक है जी। अब इस चार्ज को हम क्या करेंगे, मोड्स के अंदर से गुजारेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जिस शेप के अंदर हमने क्या करना होगा, ढालना होगा, तो हम उसी शेप के अंदर हम क्या करेंगे, उसको गुजारेंगे और वो क्या होगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 10 आवर्स। ये जो प्रोसेस है ये 10 आवर के लिए चलेगा। और फिर क्या होगा कि स्लैग कंटेन्स कैल्शियम फास्फेट। अब जो स्लैग होगा उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट भी होगा। इट इज़ ग्राउंडेड टू पावर एंड उसको क्या करेंगे, सोल्ड एज फर्टिलाइज़र। और जो कैल्शियम जो फास्फेट है उसको हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र के तौर पर सोल्ड भी कर सकते हैं, कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टील है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। किसके जरिए, हम रॉट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील के इवन स्क्रैप्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आगे वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, सिर्फ हमने कास्ट आयरन की मदद से स्टील को प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिमर प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है जी। तो वो हम कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।